ये बात साल 1982 की है। उन दिनों बैतूल आज जैसा शोर शराबे वाला शहर नहीं था। तब सूरज ढलते ही सड़कों पर ऐसा सन्नाटा पसर जाता था जैसे किसी ने पूरे शहर पर कफन डाल दिया हो। रात होते ही जंगलों से आने वाली हवाओं की सरसराहट किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी रूह कपाने लगती थी। मेरा नाम रोबिन है और मैं रग रग से इसी बैतूल की मिट्टी का हिस्सा हूँ। उस दौर में मैं डाक विभाग में एक हरकारा या कहूँ मेल रनर हुआ करता था। मेरा काम सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन सरकारी संदेशों और जरूरी टेलीग्रामों का रखवाला होना था, जिन्हें मुझे बैतूल मुख्यालय से लेकर भीमपुर, चोपना और धोदरा के उन बीहड़ अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाना होता था, जहां इंसान तो क्या परिंदे भी पर मारने से पहले 100 बार सोचते थे। वहां न बसें चलती थी, न पक्की सड़कें थी, सिर्फ घने पेड़ों के बीच से गुजरती सनकरी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां थी। मेरे हाथ में एक पुरानी मजबूत लाठी होती थी जिस पर पीतल के 3 घुंघरू बंधे थे। उस वक्त उन घुंघरुओं की छन छन मेरी इकलौती हमसफर हुआ करती थी। लोग समझते थे कि ये घुंघरू इसलिए हैं ताकि उनकी आहट सुनकर सांप या कोई जंगली जानवर रास्ता छोड़ दे, पर हकीकत कुछ और ही थी। जंगल के सन्नाटे में वो आवाज सिर्फ ये बताने के लिए थी कि मैं अभी जिंदा हूँ। कंधे पर चमड़े का वह भारी और पुराना डाक झोला, जिसमें न जाने कितने लोगों की खुशियां और गम बंद होते थे, मेरी पूरी गृहस्थी थी। पूरे महकमे में लोग मुझे निडर कहते थे, पत्थर के जिगर वाला मानते थे। मुझे भी गुमान था कि इन जंगलों का कोना कोना मेरी उंगलियों पर है और मुझे कोई डरा नहीं सकता। लेकिन मुझे क्या पता था कि 1982 की उस काली धुंध भरी रात को भीमपुर की उन गहरी घाटियों में मेरा सामना किसी भेड़िए या तेंदुए से नहीं होने वाला था। मेरा सामना उस चीज से होने वाला था जिसका जिक्र हमारे पुरखे सिर्फ तब करते थे जब आग के पास बैठकर रूह कांपने वाली कहानियां सुनाई जाती थी। वह कोई जानवर नहीं था, वह कोई इंसान भी नहीं था। वह था एक ऐसा शिकारी साया जो सदियों से भूखा था, और उस रात उसे मेरी आवाज पसंद आ गई थी। उस रात के बाद मैंने फिर कभी मुड़कर उन घाटियों की तरफ नहीं देखा, क्योंकि जो मैंने वहां देखा था वह कोई वहम नहीं, एक जीती जागती मौत थी। अक्टूबर का वह महीना था और शाम ढलते ही बैतूल की पहाड़ियों पर धुंध का ऐसा पहरा जम गया था, मानो आसमान से कोई सफेद कफन उतरकर पूरी घाटी पर बिछ गया हो। बादलों का रंग स्याह काला हो चुका था और वे पहाड़ियों के इतने करीब आ गए थे कि महसूस होता था जैसे वे किसी भी वक्त जंगल को निगल लेंगे। धुंध इतनी घनी थी कि लालटेन की रोशनी भी 2 कदम आगे जाकर दम तोड़ देती थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मुझे एक बेहद जरूरी सरकारी टेलीग्राम लेकर भीमपुर की उन गहरी घाटियों के पार एक ऐसे गांव जाना था जिसका रास्ता घने सागौन के पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। शाम के 6 बज चुके थे। परिंदे अपने घोंसलों में दुबक कर खामोश हो चुके थे और जंगल में एक ऐसी चुप्पी छा गई थी जो कानों में चुभ रही थी। आमतौर पर मैं सूरज ढलने के बाद इन रास्तों पर कदम नहीं रखता था, लेकिन उस सरकारी डाक की अहमियत कहीं ज्यादा थी। जब मैं डाकखाने से निकलने लगा तो पुराने पोस्टमास्टर साहब, जिनकी उम्र इन जंगलों को देखते देखते ढल चुकी थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में मुझे टोकते हुए कहा, रॉबिन बेटा, आज की रात जंगल का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। हवाओं में एक अजीब सी सड़न है और आसमान के ये काले बादल किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हैं। ये रात इंसानों के चलने की नहीं है, रुक जाओ। उनकी आंखों में जो खौफ था उसे देखकर एक पल के लिए मेरा कलेजा भी बैठा, लेकिन फिर मैंने अपनी जवानी के जोश और सरकारी फर्ज के आगे उनकी चेतावनी को धुएं में उड़ा दिया। मैंने अपनी लाठी जमीन पर जोर से पटकी, जिससे उन 3 पीतल के घुंघरुओं की तीखी आवाज उस खामोश गलियारे में गूंज उठी। मैंने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ उनसे विदा ली और उस काली पगडंडी पर चल पड़ा, जहां से वापसी का रास्ता धुंध में कहीं खो चुका था। जैसे जैसे मैं जंगल के भीतर बढ़ रहा था, पेड़ों की बनावट बदलने लगी थी। वे अब साधारण पेड़ नहीं लग रहे थे, बल्कि अंधेरे में खड़े लंबे डरावने हाथ लग रहे थे जो मुझे पकड़ने के लिए बेताब थे। हवा की हर सरसराहट में ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे बिल्कुल कान के पास आकर अपनी ठंडी सांसें छोड़ रहा हो।
घुंघरुओं की वह छन छन जो मुझे हौसला देती थी, अब जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए मुझे ही डरा रही थी। मुझे एहसास होने लगा था कि पोस्टमास्टर साहब की वह चेतावनी कोई वहम नहीं थी। उस रात जंगल वाकई किसी के इंतजार में भूखा बैठा था। जैसे जैसे मेरे कदम बैतूल की जानी पहचानी सीमा को पीछे छोड़कर भीमपुर की उस पाताल जैसी गहरी घाटी की ओर बढ़ रहे थे, कुदरत का रूप डरावना होता जा रहा था। सागौन और साल के वे विशालकाय पेड़, जो दिन में साया देते थे, अब रात के इस पहर में किसी दैत्य की तरह अपनी टहनियां फैलाए खड़े थे। उन्होंने ऊपर के आसमान को इस कदर ढांक लिया था कि चांद की एक किरण भी नीचे झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नीचे सिर्फ घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे लालटेन की मध्यम पीली रोशनी भी चीर नहीं पा रही थी, बल्कि वह रोशनी पेड़ों पर ऐसी परछाइयां बना रही थी जैसे कोई नंगा कंकाल नाच रहा हो। उस भयावह जंगल के सीने में सन्नाटा इतना गहरा और भारी हो चुका था कि मेरी अपनी लाठी के उन 3 घुंघरुओं की छन छन अब संगीत नहीं, बल्कि मेरे कानों के पर्दों पर किसी हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। हर आहट उस सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। करीब 7 मील का वह पथरीला और दुर्गम रास्ता पैदल नापने के बाद अचानक मेरे भीतर की छठी इंद्री ने जोर से शोर मचाया। कुछ तो था जो बहुत बुरी तरह गलत था। जंगल कभी पूरी तरह खामोश नहीं होता, उसकी अपनी एक रूहानी धड़कन होती है। झींगुरों का वह न खत्म होने वाला शोर, रात के पहरेदार पक्षियों की डरावनी आवाजें और सूखी पत्तियों पर सरकते छोटे जीवों की सरसराहट। लेकिन उस पल जैसे किसी ने पूरे जंगल का गला घोंट दिया हो। सब कुछ एक झटके में थम गया। एक ऐसी रूह कंपा देने वाली खामोशी छा गई जो शमशान की शांति से भी ज्यादा खौफनाक थी। हवा भी जैसे अपनी जगह पर जम गई थी। तभी उस ठहरी हुई हवा के साथ एक गंध मेरे नथुनों से टकराए। वह कोई साधारण बदबू नहीं थी, वह एक तेज, असहनीय और सड़न भरी गंध थी। ऐसी घिनौनी महक जैसे मांस का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा हफ्तों से कड़ी धूप में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया हो और अब उसमें कीड़े रेंग रहे हो। वह बदबू इतनी तेज थी कि मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मुझे एहसास हो गया कि यह सड़न किसी मरे हुए जानवर की नहीं थी, क्योंकि उस गंध में एक अजीब सी इंसानी कशिश घुली हुई थी। मेरा हाथ अनायास ही लाठी पर और कस गया, और पहली बार मुझे लगा कि उन पेड़ों के झुरमुट के पीछे से कोई भूखी आंखें मेरा वजूद तौल रही है। शायद किसी तेंदुए ने कोई बड़ा शिकार किया हो। मैंने अपने कांपते मन को झूठा ढांढस बंधाया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक चीख गूंज रही थी कि ये वो नहीं है। वह गंध इतनी हिंसक और बलशाली थी कि मेरे गले तक उल्टी आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हवा में मौत का जहर घुल गया हो। मैंने कांपते हाथों से अपनी लालटेन की चाबी घुमाई और उसकी लौ को पूरी ताकत से तेज कर दिया। पीली रोशनी के उस नन्हे से थरथराते घेरे में पगडंडी के किनारे बिछी सूखी पत्तियां खून जैसी सुर्ख चमक उठी। तभी मेरे ठीक दाईं ओर की उन काली और घनी झाड़ियों के भीतर एक ऐसी जोरदार हलचल हुई जैसे कोई पहाड़ टूट रहा हो। लकड़ियों के टूटने की वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी और ताकतवर चीज पेड़ों को चीरते हुए सीधे मेरी तरफ बढ़ रही हो। मैंने डर के मारे झटके से अपनी लालटेन उस दिशा में घुमाई। रोशनी के उस झिलमिलाते कमजोर घेरे में जो मंजर उभरा, उसने एक पल में मेरे जिस्म के बहते खून को बर्फ की सिल्लियों में तब्दील कर दिया। एक पुराने ठूंठ बन चुके पेड़ के पीछे वह खड़ा था, करीब 7 फीट लंबा एक डरावना साया। उसका शरीर इतना डरावना था कि उसे देखकर जान सूख जाए। हड्डियों के नुकीले ढांचे पर काली झुर्रियों वाली खाल इस कदर मड़ी हुई थी कि पसलियां बाहर झांक रही थीं। वह पूरी तरह निर्वस्त्र था, लेकिन उसकी त्वचा इंसानी खाल नहीं लग रही थी। वह किसी जली हुई रबर या सड़े हुए चमड़े की तरह काली और चिकनी चमक दे रही थी। और उसकी आंखें, हे भगवान, वे आंखें नहीं थीं, बल्कि मौत की 2 पीली जलती हुई मशालें थीं। उनमें न कोई पुतली थी, न कोई सफेदी, बस एक मटमैला पीला उजाला था, जो उस घुप अंधेरे में भी अपनी शैतानी रोशनी बिखेर रहा था। मेरी लाठी का पीतल का घुंघरू एक आखिरी बार बड़ी बेबसी से बजा, और फिर मेरे हाथ पत्तों की तरह कांपने लगे। वह साया पलक झपकते ही पेड़ के पीछे से बाहर निकल आया। उसकी चाल देख मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वह लंगड़ा कर चल रहा था, जैसे उसके पैर टूटे हों।
लेकिन उसकी रफ्तार बिजली जैसी थी। वह एक पल में 20 फीट की दूरी ऐसे लंघ रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। कौन कौन है वहां? मैंने अपनी फटी हुई बेजान आवाज में चिल्लाने की कोशिश की, पर गला जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। जवाब में उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, जिसे सुनकर मेरा वजूद अंदर तक हिल गया। रॉबिन रुक जा, डाक दे जा। वह मेरी ही आवाज थी, बिल्कुल मेरा ही लहजा, मेरी ही सांसों की खनक। पर उस आवाज में एक ऐसी कड़वाहट और भूख थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह साया मेरा नाम पुकार रहा था, मेरी ही रूह को मेरी ही आवाज से छलने की कोशिश कर रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं डाक पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं खुद एक शिकार बनकर इस शिकारी के जाल में फंस चुका हूं। उस आवाज को सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो पाताल का कोई दरवाजा खुल गया हो। वह आवाज सिर्फ मेरी आवाज जैसी नहीं थी, वह हुबहू मेरी अपनी थी। वही भारीपन, शब्दों को खींचने का वही पुराना लहजा, और वही सांसों की रफ्तार जो सिर्फ मेरी पहचान थी। वह साया मेरी ही आत्मा की नकल बनाकर मुझे बुला रहा था। बचपन में दादाजी की वह बात बिजली की तरह दिमाग में कौंधी की, भीमपुर के इन मनहूस जंगलों में एक शिकारी साया बसता है, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। वह पहले आपकी आवाज चुराता है ताकि आपको भ्रमित कर सके, फिर वह आपके भीतर पैदा होने वाले खौफ को एक लजीज खाने की तरह खाता है, और जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं तब वह आपकी जान का सौदा करता है। मैं एक पल भी और वहां नहीं रुक सकता था। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और बेतहाशा भीमपुर की उस ढलान वाली खतरनाक पगडंडी की ओर भागा। डाक का वह चमड़े का झोला मेरे कंधों और पीठ पर किसी भारी पत्थर की तरह बुरी तरह टकरा रहा था। लेकिन 1982 के उस दौर का अनुशासन और सरकारी फर्ज मेरे खून में था। मैंने डाक का वह चमड़े का झोला नहीं छोड़ा। मेरे ठीक पीछे झाड़ियों के बुरी तरह चरचराने और लकड़ियों के तड़कने की डरावनी आवाजें आ रही थीं। वह साया अब जमीन पर नहीं चल रहा था। जब मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा उसे याद कर आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। वह 7 फीट का नंगा ढांचा पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों पर किसी विशाल मकड़ी की तरह छलांग लगा रहा था। हर बार जब वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता, तो साल और सागौन के वे विशालकाय पेड़ ऐसे जड़ से हिल जाते जैसे कोई भयंकर तूफान आया हो। पेड़ों से सूखी पत्तियां और टहनियां मुझ पर टूटकर गिर रही थी। मैं हौंफ रहा था, फेफड़े जवाब दे रहे थे। तभी अचानक मेरे दाहिने कान के बिल्कुल पास वही आवाज फिर गूंजी, रोबिन कहाँ जा रहे हो? वह फुसफुसाहट इतनी करीब थी कि मुझे उसकी ठंडी और सड़न भरी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई। ऐसा लगा मानो वह मेरे कंधे पर सवार हो चुका है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर मैंने रुकने की गलती नहीं की। वह मुझे पुकार नहीं रहा था, वह मुझे ये बता रहा था कि अब भागने की कोई जगह बाकी नहीं बची है। मैंने दहशत के मारे अपनी लाठी पागलों की तरह हवा में घुमाई, ये सोचकर कि शायद वह शिकारी दूर चला जाए, लेकिन मेरी लाठी सिर्फ खाली और ठंडी हवा को चीर रही थी। वहां कोई नहीं था, कम से कम कोई ऐसा नहीं जिसे मैं देख सकूं। सिर्फ आंखों को चुभने वाला घना अंधेरा था, और वह मौत जैसी सड़न भरी गंध, जो अब मेरे फेफड़ों में जहर की तरह उतर रही थी। भागते भागते मेरा दम फूल रहा था, पैरों में छाले पड़ चुके थे, और इसी आपाधापी में मैं उस पगडंडी को खो बैठा जिसे मैं अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता था। भटकते हुए मैं एक ऐसी मनहूस जगह पर जा पहुंचा जिसे भीमपुर के स्थानीय लोग राक्षस टीला कहकर पुकारते थे। वह जगह एक पुराने शमशान जैसी वीरान थी, जहां पत्थरों के अजीबोगरीब ढेर लगे थे, और चारों ओर कंटीली झाड़ियों ने एक जाल सा बुन रखा था। मेरी लालटेन का तेल अब दम तोड़ रहा था। उसकी कांपती हुई लौ आखिरी सांसें ले रही थी, जैसे वह भी उस साए के खौफ से बुझ जाना चाहती हो। तभी मेरे ठीक सामने वाले विशाल सागौन के पेड़ की टहनियां बिजली की कड़कड़ाहट के साथ टूटी, और वह साया सीधे आसमान से जमीन पर कूदा। मध्यम पड़ती बुझती हुई उस पीली रोशनी में मैंने उसका चेहरा पहली बार इतनी करीब से और इतना साफ देखा कि मेरी रूह तक कांप गई। उसके चेहरे पर नाक की जगह मांस का कोई निशान नहीं था।
बस 2 काले डरावने छेद थे जिनसे एक भारी घरघराहट निकल रही थी। उसका मुंह वह साधारण मुंह नहीं था, बल्कि किसी दरिंदे की तरह कान तक फटा हुआ था। जब उसने अपना जबड़ा खोला तो उसके भीतर पीले सड़े हुए दांतों की कतारें दिखीं, जो किसी आरे की तरह नुकीले और खतरनाक थे। उसने अपना वह लंबा हड्डियों वाला काला हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़ाया। उसके नाखून किसी गिद्ध के पंजों की तरह मुड़े हुए, लंबे और कोयले जैसे काले थे। वह रुक रुक कर सांस ले रहा था, और फिर उसने मेरी ही आवाज में एक ऐसी ठंडी और डरावनी हंसी हंसी जिसे सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसने मेरी आंखों में अपनी वे जलती हुई पीली आंखें डाली, और मेरी ही टोन में फुसफुसाया, रोबिन, आज की डाक कागजों पर नहीं, तुम्हारे खून से लिखी जाएगी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि भीमपुर की उस घाटी में 1982 की वह रात मेरी आखिरी रात होने वाली थी। उस शिकारी साये ने मुझे घेर लिया था, और अब भागने का हर रास्ता मौत की ओर ही जा रहा था। उस शिकारी साये के भयानक शब्दों को सुनकर मेरा दम घुटने लगा, जैसे हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि कोई जहरीली गैस भर गई हो। मौत को अपने इतने करीब देखकर मेरे भीतर एक आखिरी बार जीने की तड़प जागी। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी, अपनी पीतल की लाठी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा, और एक जोरदार हुंकार के साथ उसके सर पर वार करने की कोशिश की। लेकिन मेरा वार उस तक पहुंच पाता, उससे पहले ही उसने अपना वह फटा हुआ मुंह खोला, और एक ऐसी कानफाड़ू चीख मारी कि पूरा जंगल दहल उठा। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वह धातु के रगड़ने और हजारों आत्माओं के एक साथ रोने जैसी डरावनी थी। उस चीख के कंपन से मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया, और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उसी बदहवासी में मेरा संतुलन बिगड़ा, और मेरा पैर पगडंडी के किनारे स्थित एक काई जमी फिसलन भरी चट्टान से टकराया। मैं संभल पाता उससे पहले ही गुरुत्वाकर्षण ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, और मैं उस मनहूस टीले से नीचे किसी पाताल जैसी गहरी खाई की ओर लुढ़कने लगा। मेरी लालटेन मेरे हाथ से छूटकर पत्थरों पर टकराए और एक धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। वह आखिरी रोशनी भी बुझ गई जो मेरी उम्मीद की किरण थी। उस गहरी खाई की अंधकारमयी गहराइयों में गिरते वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि कटीली झाड़ियां और नुकीले पत्थर मेरी खाल को बेरहमी से चीर रहे हैं। मेरे कपड़े तार तार हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त जिस्म में खौफ का जहर इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि मुझे शारीरिक दर्द का जरा भी एहसास नहीं हुआ। मेरा पूरा वजूद सिर्फ उस डरावनी परछाई के खौफ से सुन्न पड़ चुका था। अंत में जब मैं खाई की तलहटी में गिरा तो मेरा सिर एक ठोस पत्थर से जोर से टकराया। एक तीखी टीस उठी, और फिर सब कुछ धुंधला होता चला गया। न जाने कितनी देर मैं वहां मुर्दे की तरह पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्याह डरावना अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जिसे आंखें फाड़कर देखने पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी लालटेन का वजूद खत्म हो चुका था। शरीर में हर जगह टीस उठ रही थी, पर मेरी जान हलक में तब अटक गई जब ऊपर से एक जानी पहचानी आहट आए। दूर, बहुत ऊपर पगडंडी पर मुझे पत्थरों के सरकने की आवाज और वही सड़न भरी गंध फिर से महसूस हुई। उस शिकारी की भारी और घरघराहट भरी सांसें उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। वह शिकारी हारा नहीं था, वह अब भी वही था, उस अंधेरी खाई में झांक रहा था, अपनी पीली आंखों से मुझे ढूंढ रहा था। वह जानता था कि मैं नीचे हूँ, और वह धीरे धीरे नीचे उतरने का रास्ता खोज रहा था। मैं अपनी सांसों को अपनी छाती में ही रोककर खाई की तलहटी में पड़ी एक विशाल और ठंडी चट्टान के पीछे इस तरह दुबक गया मानो मैं पत्थर का ही हिस्सा हूँ। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मेरा हाथ अभी भी उस चमड़े के झोले की पट्टियों पर कसा हुआ था। 1980 का वह दौर ऐसा था जब सरकारी फर्ज को हम अपनी जान से भी ऊपर रखते थे। भीमपुर के उस दूरदराज गांव के टेलीग्राम की कीमत मेरी सांसों से ज्यादा थी। मुझे हर हाल में वहां पहुंचना था अगर मैं जिंदा बचा तो। पूरी घाटी में एक कब्र जैसी शांति छाई थी, जिसे सिर्फ ऊपर टीले से गिरने वाले छोटे छोटे पत्थरों की आवाजें तोड़ रही थी। वह साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। तभी उस खौफनाक चुप्पी के बीच कुछ बहुत ही ठंडा और चिपचिपा मेरी गर्दन के पीछे गिरा। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने कांपते हाथों से अपनी गर्दन को छुआ,
और जब उंगलियों को आंखों के करीब लाया तो वह कोई पानी नहीं था। वह एक गाढ़ा, बदबूदार और काला तरल पदार्थ था, जैसे उस दरिंदे की लार। मैंने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई, और जो देखा उसने मेरे वजूद की नींव हिला दी। वह साया उसी चट्टान के ठीक ऊपर, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। उसकी वे लंबी, हड्डियों वाली और नुकीली उंगलियां चट्टान के किनारों को इस तरह जकड़े हुए थीं, जैसे कोई विशालकाय जंगली मकड़ी अपने शिकार पर झपटने के लिए घात लगाकर बैठी हो। उसकी पीली आंखें अंधेरे में दो जलते हुए अंगारों की तरह मेरी आंखों में झांक रही थीं। तभी उसने फिर से अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार जो आवाज निकली उसने मेरे कलेजे को चीर दिया। वह मेरी अपनी आवाज नहीं थी, वह आवाज मेरी माँ की थी। बिल्कुल वही ममता, वही मिठास और वही दर्द। रॉबिन, मेरे लाल कहाँ छिपा है? घर आजा बेटा, देख बहुत रात हो गई है, तुझे डर लग रहा होगा ना। वह पुकार इतनी असली थी कि एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरी आंखें भर आई और मेरा पैर उस साए की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी मुझे उस सड़न भरी गंध ने हकीकत की जमीन पर पटक दिया। वह मेरी माँ नहीं, वह साक्षात मौत थी। भीमपुर के बुजुर्गों की वो बात मेरे कानों में गूंज उठी। ये शिकारी साए सिर्फ आवाज नहीं चुराते, ये आपकी सबसे कीमती यादों का इस्तेमाल करके आपकी रूह का शिकार करते हैं। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी पीतल की लाठी को इतनी जोर से भींचा कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मुझे याद आया कि पुराने लोग कहते थे कि ये शिकारी साए भ्रम और अंधेरे के मालिक होते हैं, लेकिन इन्हें आग की तपन और धातु की शुद्धता से नफरत है। अंधेरे में ही मेरे हाथ कांपते हुए अपनी कुर्ते की जेब में गए। वहां माचिस की एक छोटी सी डिब्बी थी, जो शायद मेरी जिंदगी और मौत के बीच का आखिरी फासला थी। एक तरफ वह शैतानी साया था जो मेरी माँ की आवाज में मुझे मौत की ओर बुला रहा था, और दूसरी तरफ मेरी पीतल की वो लाठी और माचिस की तीलियां। उस वक्त, उस गहरी खाई में, 1982 की वह रात मेरी आखिरी परीक्षा लेने वाली थी। उस घूप अंधेरे में, जहां मौत मेरी सांसों पर दस्तक दे रही थी, मैंने कांपते हाथों से माचिस की डिब्बी निकाली। पहली तीली सिली हुई थी, दूसरी टूट गई, पर जैसे ही तीसरी तीली रगड़ी, एक नन्ही सी पीली लौ जल उठी। उस छोटी सी रोशनी ने जो मंजर दिखाया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह साया चट्टान से उतरकर अब ठीक मेरे सामने जमीन पर खड़ा था। उसके लंबे हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचने ही वाले थे। जैसे ही आग की वह नन्ही सी लो उसकी पीली आंखों के सामने आई, वह किसी झुलसे हुए जानवर की तरह पीछे हटा। उसने अपना वह विकृत मुंह खोला और एक ऐसी चीख मारी, मानो हजारों शीशे एक साथ टूटकर कलेजे में चुभ गए हों। उसकी वह चीख भीमपुर की उस गहरी खाई में गूंज उठी। तुम्हारी आवाज मेरी नहीं है, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं अपनी पूरी फटी हुई आवाज में अपनी पूरी रूह की ताकत समेटकर चिल्लाया। मैंने बिना वक्त गंवाए पास पड़ी सूखी घास और चीड़ की लकड़ियों के ढेर पर वह जलती हुई तीली फेंक दी। देखते ही देखते आग की लपटें भभक उठी और उस अंधेरी खाई में नारंगी रोशनी फैल गई। उस आग को देखते ही वह शिकारी साया पागलों की तरह बेचैन हो गया। वह आग के घेरे के चारों ओर किसी हिंसक दरिंदे की तरह चक्कर काटने लगा। उसकी वे आंखें, जो पहले पीली थीं, अब आग के कारण गुस्से से दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख लाल हो चुकी थीं। वह बार बार झपटता, पर आग की तपन उसे पीछे धकेल देती। तभी आग की उस झिलमिलाती रोशनी में मुझे पास ही एक संकरा, पथरीला रास्ता दिखा, जो एक पुरानी गुफा के भीतर जा रहा था। वह भीमपुर की उन प्रसिद्ध भोपाली गुफाओं का ही कोई गुमनाम हिस्सा लग रहा था। मैंने आग का एक जलता हुआ बड़ा डंडा उठाया और अपनी जान हथेली पर रखकर उस गुफा के काले मुंह के भीतर भाग गया। गुफा के अंदर की हवा बर्फीली थी और मेरे कदमों की आहट से हजारों चमगादड़ फड़फड़ाते हुए मेरे सिर के ऊपर से गुजरने लगे। वह साया गुफा के मुहाने तक तो आया, पर आग के उस जलते हुए डंडे की वजह से उसकी हिम्मत अंदर आने की नहीं हुई। लेकिन वह गया नहीं, वह वहीं गुफा के मुहाने पर अंधेरे में बैठ गया। और फिर उसने जो किया वह मौत से भी ज्यादा भयानक था। वह मेरी अपनी आवाज में फूट फूट कर रोने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है।
वह मेरी ही आवाज में गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, ताकि मैं ममता या दया के वश में होकर गुफा से बाहर निकल आऊं। मैं अपने कान बंद करके गुफा के सबसे भीतरी कोने में दुबक गया और अपनी पीतल की लाठी को सीने से लगाकर बैठ गया। वह पूरी रात उस गुफा के भीतर बिताया गया हर एक मिनट मुझे एक सदी के बराबर लग रहा था। बाहर से कभी उस शिकारी की भयानक गुर्राहट आती, तो कभी मेरी माँ या मेरे दोस्तों की पुकार। सुबह की पहली किरण ने जब भीमपुर की उन पथरीली घाटियों को छुआ, तो ऐसा लगा मानो मौत का वह साया सूरज की रोशनी से झुलसकर कहीं गहरे अंधेरे में सिमट गया हो। मैं लड़खड़ाते कदमों और कांपते शरीर के साथ उस गुफा के ठंडे सीने से बाहर निकला। मेरा जिस्म जख्मों से भरा था और रूह खौफ से छलनी हो चुकी थी। जब मैं गिरते पड़ते वापस ऊपर उसी पगडंडी पर पहुंचा, जहां रात को वह दरिंदा खड़ा था, तो वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। वहां की सख्त जमीन और पत्थरों पर किसी जंगली जानवर के नहीं, बल्कि इंसानी हाथों जैसे लंबे पंजों के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उन ठोस पत्थरों को मक्खन की तरह कुरेद दिया हो। मैं वहां एक पल भी और नहीं रुका। अपनी जान हथेली पर लेकर मैं सीधा भीमपुर के मुख्य डाकखाने की ओर भागा। जब मैं वहां पहुंचा, तो मेरी फटी हुई वर्दी, खून से सना चेहरा और आंखों में तैरता वह पागलपन देखकर पोस्टमास्टर साहब के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। वे बुरी तरह हैरान थे। जब मैंने हकलाते हुए और कांपती आवाज में उन्हें उस रात का एक एक खौफनाक मंजर सुनाया, तो उनके चेहरे का रंग उड़कर सफेद पड़ गया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी पुरानी दीमक लगी अलमारी खोली और नीचे के दराज से एक धूल भरी पुरानी फाइल निकाली। उसमें साल 1950 के एक अखबार की कतरन थी, जिसकी सुर्खियां आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। खबर थी, भीमपुर के जंगलों में सरकारी हरकारे की दर्दनाक मौत। उस फाइल के मुताबिक ठीक उसी राक्षस टीले के पास एक डाक हरकारे की लाश मिली थी। उसकी गर्दन पर किसी बाघ या तेंदुए के निशान नहीं थे, बल्कि किसी बड़े और ताकतवर इंसान जैसे पंजों के निशान थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लाश का चेहरा पूरी तरह गायब था, जैसे किसी ने उसकी चमड़ी और पहचान को जड़ से उखाड़ लिया हो। उस वक्त भी लोग कहते थे कि वह कोई जानवर नहीं, बल्कि कोई साया था, जिसने उसकी आवाज और उसका वजूद छीन लिया। आज उस खौफनाक रात को गुजरे पूरे 40 साल बीत चुके हैं। साल 1982 की वह तारीख आज भी मेरे कैलेंडर का सबसे काला पन्ना है। मैं अब सरकारी सेवा से रिटायर हो चुका हूँ और बैतूल के अपने पुश्तैनी घर के बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठता हूँ। शहर बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लेकिन मेरी रूह में बैठा वह डर आज भी जवान है। आज भी जब कभी रात के गहरे सन्नाटे में मुझे अपने ही आंगन से अपनी ही आवाज सुनाई देती है, या अचानक हवा में वही लाशों जैसी सड़न भरी गंध तैरने लगती है, तो मैं बिना एक पल गंवाए अपनी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद कर लेता हूँ। लोग कहते हैं कि भीमपुर अब आधुनिक हो गया है। वहां चौड़ी सड़कें बन गई हैं, चप्पे चप्पे पर बिजली के खंभे रोशनी बिखेरते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो शिकारी साया आज भी उन्हीं घने सागौन के पेड़ों की काली छांव में दुबका बैठा है। वह गायब नहीं हुआ है, वह बस खामोशी से आपकी आवाज सुन रहा है। वह आपकी परछाई में छिपकर अपनी पीली आंखों से बस इंतजार कर रहा है अगली किसी काली रात का और एक नए शिकार का। सावधान रहिएगा, अगर कभी बैतूल की उन घाटियों में आपको अपनी ही आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वह आप नहीं होंगे।